हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज हम पढ़ेंगे रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस। एडोलेसेंस होता क्या है और जैसे हम अपने डेवलपमेंट के थ्रू एडोलेसेंस एक इस पर्टिकुलर एज पे रीच करते हैं तो कौन से चेंजेस आते हैं, राइट? सो लेट्स गेट इनटू दिस टॉपिक। Human being is born as an infant and die after growing old. Throughout this lifespan, lots of changes takes place in this body. But the most prominent changes occur during the age of 11 to 18 years. This is the period when a child grows into an adult. These drastic physical changes within a short period bring a lot of mental changes. Thus, growing into an adult not only changes the physical appearance of a child, but it also changes his her way of thinking, emotions and intellect. Let us discuss more about these changes in this chapter. So basically जब एक human छोटे से बिल्कुल इन्फेंट से जब धीरे धीरे बड़ा होता है, राइट, और वो बिल्कुल बूढ़ा होके मरता है, तो इस प्रोसेस में कितने सारे वो अपने लाइफ के दौर से गुजरता है। और वहीं पे एक एज आती है 11 से लेके 18 ईयर्स की, राइट। इस एज को हम क्या बोलते हैं? एडोलेसेंस, राइट। इसी एज को हम क्या बोलते हैं? एडोलेसेंट एज। इसमें सबसे ज़्यादा चेंजेस होते हैं फिजिकल एज वेल एज मेंटल। नाउ लेट्स गेट इनटू द टॉपिक एंड अंडरस्टैंड एडोलेसेंस एंड प्यूबर्टी। The word adolescence is a Latin word which means to grow into adulthood. Adolescence is therefore referred to as a period of growth during which a child develops into an adult. It starts with the onset of puberty, which is a period of transformation from a stage of reproductive immaturity to a stage of full reproductive capability, right? So adolescence मतलब क्या होता है? ये एक Latin word है जिसका मतलब क्या होता है? To grow into adulthood, right? इसीलिए जो adolescence है इस पीरियड में क्या होता है? बहुत एक रैपिड ग्रोथ होती है जिसमें बच्चा बड़ा बन जाता है, राइट? चाइल्ड डेवलप्स इनटू अडल्ट, राइट? ये कहाँ से स्टार्ट होता है? इट स्टार्ट्स फ्रॉम द प्यूबर्टी, राइट? जो 11 साल की उम्र होती है उसको क्या बोलते हैं हम? एज ऑफ प्यूबर्टी। तब से ये एडोलेसेंस स्टार्ट होता है, राइट? और ये बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन लेके आता है। Adolescence begins around the age of 11 and lasts up to 18 to 19 years of age. Since this period covers the teens 13 to 18 or 19 years age, adolescents are also called teenagers, right? तो ये कब से शुरू होता है adolescence? 11 साल से शुरू होके कुछ 18 से 19 साल की उम्र तक adolescent रहता है जब मैक्सिमम चेंजेस आपके होते हैं। इस एज को हम क्या बोलते हैं? टीन एज भी बोलते हैं। इसीलिए लोग बच्चों को क्या बोलते हैं इस एज के? टीनेजर्स। In girls, adolescence may begin a year or two earlier than in boys. Also, the period of adolescence varies from person to person. लड़कियों में ये जो adolescence का पीरियड है, राइट, वो थोड़े 1-2 साल पहले स्टार्ट हो जाता है एज कम्पेयर टू बॉयज, राइट। और adolescence का पीरियड, राइट, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। लेट्स से किसी में 11 साल में शुरू हुआ, किसी में 12 साल में, राइट। Although puberty and adolescence are generally considered to be the same, but they actually refers to two different aspects of growing up. While puberty refers to physical development, adolescence deals with the mental development. Adolescence is a period demanding significant adjustment to the social changes which distinguish childhood behavior from adult behavior, right? So basically हम puberty और adolescence एक interchange टर्म्स यूज़ करते हैं, राइट? हम सोचते हैं दोनों का मतलब एक ही है, बट प्यूबर्टी का मतलब क्या हुआ? इतने सारे चेंजेस होना, राइट? प्यूबर्टी मतलब एक ऐसी चेंज जहाँ पे फिजिकल डेवलपमेंट, प्यूबर्टी में जिसमें फिजिकल डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है, वेयर एज एडोलेसेंस रेफर्स टू द मेंटल डेवलपमेंट, राइट? मेंटल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। ओके, लेट्स अंडरस्टैंड द चेंजेस एट प्यूबर्टी। कौन कौन से चेंजेस आते हैं प्यूबर्टी में? अब हमने देखा था प्यूबर्टी मतलब फिजिकल डेवलपमेंट, सो वील सी अबाउट द फिजिकल चेंजेस। फॉलोइंग चेंजेस टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द प्यूबर्टी। फर्स्ट इज increase in the height. The most remarkable change during puberty is the sudden increase in height. At this time, the long bones of body like the bones of the arms and the legs elongate and make a person tall, right?
The percentage of height of different age group in both male and female are given in the following table. ऑलराइट, तो सबसे ज़्यादा क्या हम देखते हैं, इंक्रीज इन हाइट, राइट, और ये बहुत ही डिस्टिंक्ट और सडन चेंज होता है इस समय में. जो हमारी लॉन्ग बोन्स होती है बॉडी की वो ग्रो करने लगती है, आर्म्स की, लेग्स की, और हम ऐसे ऐसे इंक्रीज होता है इंसान हाइट में. सो नाउ लेट्स गेट टू द नेक्स्ट पेज. सो दिस इज द टेबल, राइट. इसमें क्या दिखाया हुआ है, जैसे एज ग्रुप दिखाया हुआ है, राइट, and their percentage of full height and also boys height and the girls height, right. The other table shows जिसमें सेम चीज़ें कहाँ तक देखी गई है, 18 years तक, right. तो इन्होंने कैसे दिखाया है कि जैसे जैसे एज बढ़ रही है, right, जैसे जैसे एज बढ़ रही है उस समय आप बॉयज़ और गर्ल्स का हाइट कंपेयर कर सकते हो, right. जैसे ही वो 11 years का होता है उसके बाद से 18 years तक में हाइट देखो कितना ड्रास्टिकली और फुली ग्रोन हो गई है, राइट. अबव टेबल विल हेल्प इन कैलकुलेटिंग द हाइट ऑफ एन इंडिविजुअल विद रिस्पेक्ट टू हिज और एज. कैलकुलेशन फॉर फुल हाइट. सो इन सेंटीमीटर्स फुल हाइट इज इक्वल टू प्रेजेंट हाइट, राइट, प्रेजेंट हाइट इन सेंटीमीटर्स, परसेंटेज ऑफ फुल हाइट एट दिस एज, राइट, into 100. For example, let's take an example. A boy is 12 years old and 154 centimeter tall, right. At the end of growth period, what will be his approximate height, right. So जैसे मान लो ये किस लिए काम आती है टेबल, लेट्स से आप अभी 11 या 12 years के हो, राइट, और आपने क्या किया, अभी अपना करंट हाइट देखा कि अच्छा मैं इतना लंबा हूँ या इतनी लंबी हूँ. जब आप 18 या 19 साल के हो जाओगे तो आप प्रिडिक्ट कर सकते हो कि आप कितने लंबे हो गए, आपकी अप्रॉक्सीमेट हाइट कितनी होगी यूजिंग दिस फॉर्मूला. अब वो कैसे, तो आपने अपनी करंट हाइट लिखनी है, राइट, दैट इज 154 सेंटीमीटर, राइट, और आपको क्या करना है, परसेंटेज ऑफ फुल हाइट एट दिस एज, राइट. तो 12 साल में देखो आपका परसेंटेज क्या है, इफ यू आर अ बॉय देन 84%, ऑल राइट, into 100 gives 183 centimeter. So he will be most likely to be 183 centimeter tall. All right. Now let's get to a question. According to the World Health Organization (WHO), 85% of the adolescents live in developing countries. ठीक है, ये एक फैक्ट है कि WHO ने बताया 85% जो एडोलेसेंट है वो कहाँ रहते हैं, डेवलपिंग कंट्रीज में रहते हैं, राइट. Now, this method will only give an approximate estimation of the height a child will reach in the adolescence, right? ये क्या देता है, एक approximate तरीका है अपने height find करने का. If the data given in above table is drawn in a graph taking age on the x-axis and present age, percent growth in height of on the y-axis, we will have the graph as shown below, right? Thus, from the graph, it is clear that initially girls grow faster than boys, but by about 18 years of age, both reach their maximum height. The rate of growth in height varies in different individuals. Some grow suddenly at puberty and then slow down while others grow gradually, right? तो अगर हम इसी चीज़ को एक ग्राफिकल फॉर्म में देखें, एक्स एक्सिस पे हमने क्या डाला, एज इन ईयर्स, एंड वाई एक्सिस पे हमने डाला परसेंटेज ऑफ फुली हाइट, फुली ग्रोन हाइट, राइट. तो हमने जब मेल और फीमेल का इसमें प्लॉट किया तो हमें क्या समझ आया कि जो फीमेल्स हैं वो एकदम से रैपिड ग्रोथ करते हैं एक पर्टिकुलर टाइम में, राइट, वेयर एज मेल्स में ऐसा नहीं देखा गया, राइट. बट फिर देखा गया कि जब वो 18 साल के हो जाते तो ऑलमोस्ट दे बोथ अटेन देयर फुल हाइट्स, राइट. नाउ लेट्स सी द डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन्स, राइट. और क्या होता है पुबर्टी पे, सेक्स ऑर्गन्स का डेवलपमेंट. Though sex organs are present in infant stage also, but it is only during the adolescent period that these organs get developed completely. In males, the testes begin to produce sperm, and in females, the ovaries enlarge and eggs begin to mature. Also, ovaries start releasing matured eggs. During the adolescent age, the boys and girls become capable for reproduction, right? तो जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, राइट, जो किसमें रिप्रोडक्शन में काम आते हैं, जैसे
मेल्स में और फीमेल्स में, तो मेल्स में क्या, टेस्टिस जो है वो क्या स्पर्म प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देती है, राइट, और वहीं पे जो फीमेल्स हैं उनकी ओवरीज इनलार्ज हो जाती है और वो क्या मेच्योर एग्स बनाना स्टार्ट कर देती है, राइट, और ओवरीज से स्टार्ट निकलना क्या हो जाता है, एग निकलना स्टार्ट हो जाता है, मेच्योर एग। तो ये जो एडोलेसेंट की एज होती है, ये क्या पे बॉयज और गर्ल्स यहाँ पे केपेबल हो जाते हैं रिप्रोडक्शन के, क्योंकि सेक्सुअल जो ऑर्गन्स है वो क्या मेच्योर हो जाते हैं इस एज पे, राइट। नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट पेज. So the other changes are in the body shape, right? As a result of growth, in boys the shoulders generally broaden and muscle develop, while in girls the region below waist become wider and the breast starts to enlarge, right? So males में क्या देखते हैं कि जो कंधे होते हैं राइट वो ब्रॉडन हो जाते हैं, मसल्स डेवलप होने लग जाती है, वेयर एज इन गर्ल्स में क्या होता है, जो वेस्ट होती है वो ब्रॉड होने लग जाती है, जो ब्रेस्ट होती है वो भी क्या इनलार्ज होने लग जाती है, राइट। वैसे ही चेंज इन वॉइस एट प्यूबर्टी द वॉइस बॉक्स और द लैरिंक्स बिगिंस टू ग्रो, बॉयज डेवलप्ड लार्ज वॉइस बॉक्सेस, द ग्रोइंग बॉक्स इन बॉय can be seen as a protruding part of the throat called Adam's apple. In girls, the larynx is hardly visible from the outside. Generally, girls have a high-pitched voice, whereas the voice in boys is deep. In adolescent boys, sometimes the muscle of the growing voice box go out of control and the voice become hoarse. This condition may continue for a few days, after which the voice becomes normal. Right? तो और क्या चेंजेस होते हैं, फिजिकल चेंजेस, चेंज इन द वॉइस, ठीक है। यहाँ पे थ्रोट पे क्या होता है, एक एडम्स एप्पल प्रेजेंट होता है, राइट। जैसे ही प्यूबर्टी रीच होती है धीरे धीरे डेवलपमेंट से ये प्रोट्रूड मतलब बाहर की ओर दिखने लगता है। मेल्स में ये डेवलपमेंट ज़्यादा होती है, इसी की वजह से जो उनकी वॉइस होती है वो बहुत कैसे हो जाती है, डीप हो जाती है, राइट। और कुछ दिनों के लिए वॉइस बहुत अजीब सी मतलब चेंज भी होने लग जाती है और फिर वापस से इट बिकम्स नॉर्मल। वेयर एज गर्ल्स में ऐसा नहीं देखा जाता, राइट, एडम्स एप्पल गर्ल्स में नहीं दिखता, जबकि प्रेजेंट होता है। तो जब गर्ल्स की जो चेंज होती है जो वॉइस वो किस हिसाब से होती है, बहुत हाई पिच्ड वॉइस होती है, राइट। व्हाट आर द अदर चेंजेस, इंक्रीज इन स्वेट एंड ऑयल सिक्रीशन। Sweat glands are found under the skin of mammal species and helps to regulate the body temperature. Along with sweat glands, sebaceous glands are also under the skin. Sebaceous glands are microscopic glands that secrete an oily material called sebum to lubricate the skin and hair of mammals. Sebum protects and makes the skin and hair waterproof, thus preventing them from becoming dry, brittle and cracked due to dehydration. Right? तो बेसिकली क्या होता है, स्वेट और ऑयल सिक्रीशन भी इंक्रीज हो जाता है, राइट। जो सेबेशियस ग्लैंड्स होते हैं, राइट, मतलब माइक्रोस्कोपिक ग्लैंड्स होते हैं, ये कहाँ पे, हमारी स्किन के ऊपर। ये सीबम मतलब एक ऑयली मटेरियल सिक्रीट करने लग जाते हैं, जिसकी वजह से जो क्या है, ल्यूब्रिकेट करता है स्किन को और उनके हेयर को, राइट। ड्यूरिंग प्यूबर्टी द सिक्रेशन ऑफ स्वेट ग्लैंड्स एंड सेबेशियस ग्लैंड्स, ऑयल ग्लैंड्स इंक्रीजेस. Due to this, 90% of teenagers get acne and pimples on the face. This is a temporary condition and disappears as teenagers become young adults, right? तो प्यूबर्टी पे क्या होता है, जब स्वेट ग्लैंड्स मतलब जहाँ से आपको स्वेटिंग होता है, या जो सेबेशियल ग्लैंड्स जहाँ पे ऑयल ग्लैंड्स होते हैं, ये इनका जो प्रोडक्शन होता है जब इंक्रीज हो जाता है, तो इसीलिए दिस इज द रीज़न कि हम प्यूबर्टी में क्या देखते हैं, टीनेजर के फेसेस पे पिंपल्स और एक्ने आने लगते हैं, राइट। बट दिस इज अ टेम्पररी थिंग एंड एज अ टीनेजर बिकम यंग इट डिसअपियर, राइट। नाउ लेट्स सी द अदर चेंजेस. इट इज reaching mental, intellectual and emotional maturity. At puberty brings major physical change in adolescence. It is often accompanied by emotional stress and a change in the way of thinking. At this time, brain has the greatest capacity of learning. Adolescents are more independent and self-conscious than before. Conversely, since the adolescent is exposed to new social situations, patterns of behavior and social expectations, it brings a sense of insecurity and may lead to depression. But you should know that there is no reason to feel insecure. The changes are natural part of growing up. Thinking skill of adolescent is also development.
They are able to think in a more flexible, abstract and logical way. There comes a feeling of giving respect and of helping people. Interest in the opposite sex and desire for closeness arises. Right? तो इस स्टेज पे और क्या चीज़ें आती है, हम देखते हैं मेंटल, इंटेलेक्चुअल और इमोशनल मेच्योरिटी भी आती है. राइट? यहाँ पे जो हमारा ब्रेन है वो और क्या डीपर थिंकिंग करने लगता है, उसको और कैपेसिटी होती है लर्निंग की. राइट? क्यूरियोसिटी डेवलप होती है इसी टाइम में. तो ये सारी जब, क्योंकि हम सिचुएशन उस टाइम क्या होता है, हमारी क्लासेस भी हायर क्लासेस होती है, जैसे 11th-12th क्लासेस होती है, 10th होती है. तो उस टाइम क्या होता है कि हम सोशल सिचुएशन से भी जा रहे होते हैं, डिफरेंट पैटर्न्स होते हैं बिहेवियर के हम. तो इस समय कई बार क्या होता है, हमें इनसिक्योरिटी होने लग जाती है, हम अपने आप को कंपेयर करने लग जाते हैं, और कई बार बच्चा क्या बहुत ही नेगेटिव थिंकिंग में चले जाता है, जिसको हम डिप्रेशन बोलते हैं. राइट? बट क्या है यहाँ पे कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जिसमें आपको इनसिक्योर फील करने की जरूरत है. राइट? बिकॉज एवरीवन इज डिफरेंट. राइट? सो दीज आर नेचुरल चेंजेस. ओके, नाउ अब इसी टाइम में और क्या होता है कि आप और फ्लेक्सिबल भी हो जाते हो. राइट? अब थिंकिंग में आप लॉजिकल वे में सोचने लग जाते हो, आप रिस्पेक्ट देते हो, दूसरों को हेल्प करना चाहते हो, और आप ऑपोजिट सेक्स से भी क्लोजनेस बढ़ाते हो. राइट? Now comes the secondary sexual characteristics. Secondary sexual characteristics helps to distinguish a male from a female. The chemical substance called hormones leads to the development of secondary sexual characteristics in males and females. Now, अब देखो secondary sexual characteristics, ये वो characteristics होती हैं बॉडी में जो मेल को फीमेल से डिफ्रेंशिएट करती है. राइट? तो सर्टेन केमिकल्स होते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, हार्मोन्स. इनके रिलीज होने से क्या ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप होती हैं, मेल्स में और फीमेल्स में, दोनों में. मेल्स डेवलप द फॉलोइंग सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स. सो व्हाट आर दोस? डेवलपमेंट ऑफ फेशियल हेयर, बियर्ड एंड मुस्टैच. राइट? तो क्या होता है, मेल में हार्मोन रिलीज होने से क्या होता है, उस टाइम फेशियल हेयर मतलब बियर्ड और मुस्टैच आने लगती है. राइट? नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट पेज. और क्या होता है, डेवलपमेंट ऑफ बॉडी हेयर प्रोमिनेंटली अंडर आर्म्स, एब्डोमेन, चेस्ट एंड प्यूबिक रीजन. राइट? तो और हार्मोन के रिलीज से क्या होता है कि बॉडी हेयर ग्रो करने लगता है, जैसे आर्म पे, राइट, चेस्ट में, प्यूबिक हेयर. राइट? और क्या होता है, ब्रॉडनिंग ऑफ शोल्डर्स एंड चेस्ट. ठीक है? जो चेस्ट होती है और जो शोल्डर होते हैं वो भी क्या ब्रॉडन होने लगते हैं. फीमेल्स में क्या चेंजेस आते हैं, females develop the following secondary sexual characteristics. So first thing, widening of hips. तो जो hips होता है वो widen होने लग जाते हैं. right? Next change, development of body hair prominently under arms and pubic region. फीमेल की बॉडी में भी क्या आर्म्स और प्यूबिक रीजन में हेयर का ग्रोथ होता है. नेक्स्ट इज द मिल्क सिक्रीशन ग्लैंड्स और मैमरी ग्लैंड्स स्टार्ट डेवलपिंग इनसाइड द ब्रेस्ट. तो जो फीमेल की ब्रेस्ट होती है वहाँ पे क्या मेमरी ग्लैंड्स जो मिल्क सिक्रीट करते हैं उनका भी डेवलपमेंट शुरू हो जाता है. राइट? सो नाउ लेट्स स्टडी अबाउट द सिक्रीशन ऑफ हार्मोन्स, द एंडोक्राइन सिस्टम. अ ग्लैंड इज अ सेल or a group of cells or an organ that secretes hormone. Hormones are the chemical substance that control the changes that takes place during adolescence. Hormones induce cells to do a certain things and form a communication network in the body. The human endocrine system consists of many glands which secrete a variety of hormones. These glands are called endocrine glands. The endocrine glands secrete hormones molecules directly into the bloodstream and are therefore called डक्टलेस ग्लैंड. राइट? तो हमारे बॉडी में क्या ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं. ग्लैंड बेसिकली क्या होता है, सेल या फिर ग्रुप ऑफ सेल्स. राइट? जो क्या सिक्रीट करते हैं, हॉर्मोन्स. ऐसे सेल को या फिर ऐसे टिश्यू को हम क्या बोल रहे हैं, ग्लैंड बोल रहे हैं. राइट? जो ये हार्मोन सिक्रीट होते हैं बेसिकली केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो बॉडी में हमारे बहुत सारे चेंजेस लेके आते हैं. तो ये क्या करते हैं ऐसे हॉर्मोन्स जो हमारे सेल्स हैं बॉडी में उसको कुछ बेसिकली इंस्ट्रक्शंस देते हैं, कुछ इंड्यूस करते हैं, पर्टिकुलर कम्युनिकेट करते हैं कि ऐसी चीज़ें करनी है. राइट? उनको कम्युनिकेशन प्रोवाइड करते हैं. अब जो ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम है, ठीक है, उसमें बहुत सारे ग्लैंड्स हैं. तो एक टाइप का ग्लैंड क्या होता है, एंडोक्राइन ग्लैंड, मतलब डक्टलेस ग्लैंड. मतलब ये जो अपना सिक्रीशन है, मतलब हॉर्मोन्स जो सिक्रीट करते हो कहाँ,
डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में सिक्रेट करते हैं, राइट? नाउ लेट्स गेट टू द इंफॉर्मेशन. द ग्लैंड्स which have ducts carry their secretions to specific places in the body are known as exocrine glands. For example, salivary glands, sweat glands, etc. तो ऐसे ग्लैंड्स होते हैं जो डक्ट से अपना सिक्रीशन दूसरे प्लेसेस तक, बॉडी के दूसरे प्लेसेस तक लेके जाते हैं. उनको क्या बोलते हैं? एक्सोक्राइन ग्लैंड्स. ओके. Hormones released by endocrine glands such as reach a particular location, body part through bloodstream. These particular body parts are called target sites. These targets may be an organ, tissue or cell. Hormone molecules attach themselves to the target cell and send signals into them. These signals triggers the required changes in the cells. Right? तो जो hormones release होते हैं किससे? endocrine gland से. वो कैसे? blood के through कहाँ तक जाते हैं? target sites तक जाते हैं. right? और ये जो target sites होते हैं इनके पास क्या होते हैं? इनके पास receptors होते हैं. ठीक है? जो समझ जाते हैं कि जो उनके पास सिग्नल ट्रिगर हुआ है उसको सेल में क्या क्या चेंजेस लाने हैं. राइट? हॉर्मोन्स आर इन्वॉल्व्ड इन अ लॉट ऑफ बायोलॉजिकल प्रोसेस इन द बॉडी लाइक इम्यूनिटी, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, कंट्रोलिंग ऑफ अदर हॉर्मोन्स एक्सेट्रा. राइट? तो हॉर्मोन्स के बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी ऑफ यूजेस हैं, लाइक बायोलॉजिकल प्रोसेस में कैसे इम्यूनिटी डेवलपमेंट में, ग्रोथ में, रिप्रोडक्शन में. राइट? The pituitary gland is known as the master gland because it regulates the activity of other endocrine gland attached to the brain. The hormones secreted by the pituitary gland control the secretion of hormones by other endocrine gland. Okay, तो pituitary gland को क्या master gland बोला जाता है? master gland क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये बाकी जो भी glands हैं endocrine glands उसकी activity regulate करते हैं. राइट? जो hormone secrete होता है किससे? pituitary gland से. वो secrete वो किस पे? अदर जो भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स है उसके हार्मोन सिक्रीशन को कंट्रोल करते हैं. राइट? द फॉलोइंग टेबल लिस्ट द वेरियस एंडोक्राइन ग्लैंड्स, देयर लोकेशन, द हार्मोन सिक्रेटेड बाय देम एंड द फंक्शन परफॉर्म्ड बाय द हार्मोन्स. सो लेट्स रीड अबाउट द ग्लैंड एंड अंडरस्टैंड देयर लोकेशन एंड फंक्शन. Pineal gland, it is located within the brain and it secretes melatonin. Its function is that this gland are not fully known, but it seems to have a part in person's sexual development. Okay? तो ये कहाँ ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं और सेक्सुअल डेवलपमेंट के पर्सन की उसमें हेल्प करते हैं. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज. नेक्स्ट इज पिट्यूटरी ग्लैंड. इट इज प्रेजेंट एट द बेस ऑफ द ब्रेन and it secretes thyroid stimulating hormone TSH, adrenocorticotropic hormone ACTH, follicle stimulating hormone FSH and growth hormone GH. The function is that the growth hormone causes our body to grow. Too large amount of these hormones causes giantism while too little less causes dwarfism. Right? तो पिट्यूटरी ग्लैंड क्या बहुत डिफरेंट टाइप के हार्मोन सिक्रीट करता है जो हमें ग्रोथ में हेल्प करता है, बॉडी की ग्रोथ में. अगर ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस होते आते हैं तो जायगेंटिज्म हो जाता है, और अगर ये बहुत कम अमाउंट में प्रोड्यूस हो तो डार्फिज्म मतलब बोनापन. राइट? नेक्स्ट ग्लैंड इज थायराइड ग्लैंड. इट इज लोकेटेड इन द नेक एंड इट प्रोड्यूसेस थायरोक्सिन या T4 हार्मोन. राइट? It controls the rate at which food is oxidized by the cell to produce energy. Lack of thyroxine leads to the goiter, a condition where a person has a big and bulging throat. Right? तो इनका मेन काम क्या होता है T4 का, कि जो ऑक्सीडेशन है फूड का, राइट, कितनी फास्टनेस से होगा वो कंट्रोल करते हैं. कई बार क्या होता है जब थायरोक्सिन ये जो हार्मोन है ये कमी पड़ जाती है तो क्या गोइटर की कंडीशन आती है जिसमें इंसान का जो थ्रोट वाला एरिया वो क्या बल्ज आउट हो जाता है. Next is the parathyroid gland. It is located 4 small glands embedded in the thyroid and it secretes parathyroid hormone which is PTH. They regulate the calcium and phosphorus balance in the body. Right? तो PTH क्या करते हैं? कैल्शियम फॉस्फोरस का बैलेंस हमारी बॉडी में रेगुलेट करते हैं. Next is the thymus gland. It is located behind the breastbone. It secretes thymosin. The function of this gland are also not fully known, but it seems to have an important part to play in body's immune system. Right? तो thymus gland का function क्या है? इसका भी function fully known नहीं है, but हमारी body को immune system provide करने में help करता है. Next is the adrenal gland. It is located at the top of the each kidney
and it secretes adrenaline. Adrenaline increases blood pressure and heartbeat rate when the body experiences stress. It helps the body to adjust to sudden stress, right? तो बेसिकली क्या करता है, हमारा बॉडी ब्लड प्रेशर और हार्ट बीट इंक्रीज करता है, ताकि इससे क्या होगा, ब्लड फ्लो ज़्यादा होगा और बॉडी जो है नए जो एकदम से सडन स्ट्रेस है उससे कोप अप कर पाती है. नेक्स्ट ग्लैंड इज पेनक्रियास. It is situated below the stomach and it secretes insulin. Insulin maintains a steady level of glucose or sugar in the blood and keeps the body supplied with sufficient fuel. Lack of insulin leads to diabetes, a condition where level of sugar in blood increases. So pancreas के क्या secrete करता है, इंसुलिन, और इंसुलिन हमारी बॉडी में जो शुगर का लेवल है उसको मेंटेन करता है. अगर इंसुलिन का जो है लैक हो जाता है, मतलब कमी पड़ जाती है बॉडी में, तो क्या डायबिटीज कॉज होता है, जिसकी वजह से ब्लड में मेंटेन नहीं हो पाता क्या, शुगर का लेवल, राइट. नाउ लेट्स रीड अबाउट द गोनैड्स. व्हाट आर द लोकेशन, हाउ व्हिच हार्मोन्स दे सिक्रीट एंड देयर फंक्शन. सो द टेस्टिस, they are located below the abdomen and they secrete male sex hormone testosterone. It controls the secondary sexual characteristics in males. All right. The ovaries, it is located below the abdomen and these are they secrete female sex hormone progesterone and estrogen. Estrogen controls the secondary abdomen sexual characteristics in females. प्रोजेस्ट्रॉन मेंटेन्स प्रेगनेंसी, राइट. तो प्रोजेस्ट्रॉन जो है वो सिर्फ प्रेगनेंसी के टाइम ही सिक्रीट होता है, राइट. नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट पेज. सो नाउ लेट्स रीड अबाउट द रोल ऑफ हॉर्मोन्स इन रिप्रोडक्शन. अभी जो हमने हॉर्मोन्स पढ़े, इनका रोल क्या आता है रिप्रोडक्शन में. At adolescence, the pituitary gland sends a signal to the gonads, triggering activity in the organs. This signal makes the gonads secrete the sex hormones. So, जैसे ही हम क्या adolescent reach करते हैं स्टेज, तो pituitary gland signal देता है, right? और क्या बोलता है gonads को कि जो gonadal hormone है वो release करो, right? The signal makes the gonads secrete the sex hormone. तो क्या secrete करते हैं, sex hormone. The testes secrete male sex hormone testosterone. This hormone regulates body changes associated with sexual development, growth spurt that occurs during puberty, appearance of other male secondary sexual characteristics, and the increase in muscle growth and strength. Along with the hormones from the pituitary gland, testosterone also supports the production of sperm by the testes. So देखो, अब सिग्नल आने के बाद क्या होता है, जैसे ही ये जो मेल सेक्स हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन रिलीज होता है, तो क्या होता है, बहुत सारे बॉडी में चेंजेस आते हैं, डेवलपमेंट, सेक्सुअल डेवलपमेंट होता है, ठीक है, ग्रोथ एकदम से बढ़ती है, राइट, मसल ग्रोथ होता है, स्ट्रेंथ आती है मेल्स में, राइट. और क्या, पिट्यूटरी ग्लैंड के साथ साथ जैसे टेस्टोस्टेरोन ऑल्सो क्या सपोर्ट करता है, प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म, राइट, स्पर्म का प्रोडक्शन भी स्टार्ट हो जाता है. द ओवरी सिक्रीट 2 फीमेल सेक्स हार्मोन्स, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन. Estrogen is involved in the development of female sexual features such as breast growth, the growth spurt and female secondary sexual characteristics. Both estrogen and progesterone play a role in pregnancy and in the regulation of menstrual cycle, right? So basically दो कौन से female sex organs हैं, estrogen and progesterone, right? तो जो estrogen है वो किस में, development of female sexual features में काम आता है, ब्रेस्ट के ग्रोथ में, राइट, और फीमेल को हाइट प्रोवाइड करता है, और जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स है वो डेवलप करने में. दोनों ही जो ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन है कब, प्रेगनेंसी के टाइम भी बहुत काम आते हैं. ऑल्सो दे ऑल्सो प्ले रोल इन ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल. ऑलराइट, नाउ लेट्स go to the next topic, which is the onset of puberty is controlled by hormones, right? So let's understand this concept through a flow chart. So hormones from pituitary stimulate gonads to release testosterone in male and estrogen in females. Then they are released in the bloodstream and reach part of the body, that is the target site. Next, they stimulate changes in the body and onset of puberty takes place. Okay, now let's get to a question. Mr. Singh does not use iodized salt in the food she cooks at home. Can this lead to any disorder? So you have to find the answer to this question. Now let's get to the next page. There is one more exercise that you have to do by your own, right?
Now let's go to the next page which is reproductive phase in humans. तो ये जो reproductive phase है वो humans में क्या क्या लाता है, right? क्या क्या changes आते हैं. In females, the reproductive phase of life begins at puberty at the age of 10 or 12 years when the first ovum matures and is released into the oviduct and continues till the ovaries keep releasing ova, which generally happens up to an age of 45 to 50 years. During the reproductive phase, one ovum mature and is released by one of the ovaries once in about 28 to 30 days. During this period, the wall of the uterus becomes thick to receive the egg in case of it get fertilized. Pregnancy occurs if a fertilized egg gets attached to the uterus wall. However, if fertilization does not occur, the released egg along with the thickened lining of the uterus and the supporting blood vessels are shed, causing bleeding in women known as menstruation. Menstruation occurs once in about 28 to 30 days, right? So females में क्या होता है, जैसे ही वो reproductive phase begin होता है, कब begin होता है, जैसे ही puberty पे reach होती है, like 10 to 12 years of age, right? तो जो first ovum होता है, egg होता है, वो mature होता है और वो oviduct के through आगे release होता है, right? Around like 28 to 30 days में ये जो ovum होता है, right? ये जो egg होता है, ये release होने लगता है और जैसे ये release होता है तो किस लिए release होता है, ताकि fertilization हो सके, right? इसीलिए फर्टिलाइजेशन के लिए हमारा यूट्रस भी प्रिपेयर हो जाता है और उसमें क्या थिक ब्लड वेसल्स, थिक लाइनिंग भी बनने लग जाती है. बट अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, राइट, अगर स्पर्म उसमें फर्टिलाइज नहीं होता है तो इस केस में क्या होता है कि जो एग होता है वो बर्स्ट जाता है, राइट. फर्टिलाइजेशन नहीं होता तो क्या होता है, वो ब्लड वेसल्स के साथ शेड हो जाता है और वुमेन्स में इसीलिए ये ब्लीडिंग देखी जाती है. इसको बोलते हैं हम मेंस्ट्रुएशन, राइट. Girls have their first menstruation at puberty, which is called menarche. The end of the menstruation at the age of 45 to 50 years is called menopause. The menstruation cycle, which is controlled by the hormones, include a series of events: menstruation of the egg, maturation of the egg, its release into the oviduct, thickening of the uterus wall, and its shedding. If fertilization does not occur, but if fertilization occurs, the egg begins to divide rapidly and then gets embedded in the uterus for the further development in a fully developed baby. So जब गर्ल्स को अपना फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन होता है, राइट, जब फर्स्ट ब्लीडिंग होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, मेनार्क, राइट. और ये जो ब्लीडिंग है ये कब खत्म होती है, 45 से 50 ईयर्स की एज में. इसको हम क्या बोलते हैं, मेनोपॉज, राइट. तो जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है, राइट, ये एक रेगुलेटेड साइकिल है जिसमें हॉर्मोन्स डिफरेंट टाइम पे एक्ट करते हैं. तो सबसे पहले कौन से इवेंट्स होते हैं, जैसे मैच्योरेशन होता है एग का, फिर उसके बाद ओविडक्ट में वो रिलीज होता है, यूट्रस की जो वॉल है वो थिकनिंग होने लगती है और फिर क्या, शेडिंग हो जाती है अगर फर्टिलाइजेशन होता है. यहीं पे अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो जो एग है, राइट, अगर यहाँ पे क्या है, फर्टिलाइजेशन अगर हो जाता है तो इस केस में क्या होता है, जो एग है वो रैपिडली डिवाइड करने लग जाता है और यूट्रस में इम्बेड हो जाता है. उस टाइम कोई भी शेडिंग नहीं होती, राइट. तो उस केस में क्या होता है कि फिर वो फुली डेवलप्ड बेबी में धीरे धीरे डेवलप होता है. इन मेल्स द रिप्रोडक्टिव फेज बिगिन विद द प्रोडक्शन ऑफ गैमेट्स दैट इज स्पर्म बाय द टेस्टिस. द कैपेसिटी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गैमेट्स लास्ट मच लॉन्गर इन मेल्स एज कम्पेयर टू फीमेल्स, राइट. तो मेल्स में क्या होता है रिप्रोडक्टिव फेज में कि गैमेट्स मतलब स्पर्म का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है. जो कैपेसिटी है, राइट, ये जो कैपेसिटी है गैमेट्स फॉर्मेशन की, ये काफ़ी लंबे समय तक मेल्स में होती है एज कम्पेयर टू व्हाट, फीमेल्स, राइट. नाउ लेट्स गेट टू अ क्वेश्चन. हाउ लॉन्ग डज द रिप्रोडक्टिव लाइफ ऑफ वुमेन लास्ट? ऑलराइट, सो यू हैव टू आंसर दिस क्वेश्चन. नाउ लेट्स गेट टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज सेक्स डिटर्मिनेशन ऑफ अ बेबी. राइट, वी जस्ट टॉक्ड अबाउट रिप्रोडक्शन, राइट. अब हम देखते हैं कि सेक्स कैसे डिटरमाइन होता है, मतलब कि बेबी मेल होगा या फीमेल होगा. As you have studied that a cell contains a nucleus in which thread-like structures called chromosomes are present. In human beings, each cell of the body contains 46 chromosomes of 23 pairs of chromosomes. Out of 23 pairs of chromosome, 22 pairs are same in both males and females and are called autosomes. All right. So basically क्या होता है, हर सेल में, राइट, ह्यूमन के हर सेल में क्या क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, जिसमें क्या प्रेजेंट होता है कि
कैरेक्टरिस्टिक्स बताता है क्रोमोसोम्स में कि कोई चीज़ कैसी होगी, हेयर कलर कैसा होगा, आई का शेप कैसा होगा, ऐसा सब। तो ये 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, इसमें से 22 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स क्या मेल और फीमेल दोनों में होते हैं, राइट। इनको हम क्या बोलते हैं, ऐसे क्रोमोसोम्स को हम बोलते हैं ऑटोसोम्स। ओनली वन पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स कॉल्ड द सेक्स क्रोमोसोम। नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट पेज। दी सेक्स क्रोमोसोम इज डिफरेंट इन मेल्स एंड फीमेल्स, राइट। तो जो हमने बोला 23rd क्रोमोसोम है, केवल एक पेयर ऑफ क्रोमोसोम ही क्या मेल और फीमेल में डिफर करता है, इसको हम क्या बोलते हैं, सेक्स क्रोमोसोम। Sex chromosome are denoted as X and Y. The sex of an unborn child is determined by the sex chromosome. Females have XX chromosome in every cell, while male have one X chromosome and one Y chromosome in every cell. Right? तो बेसिकली जो X और Y क्रोमोसोम है, इसी से बेबी का सेक्स डिटरमाइन होता है कि वो मेल होगा या फीमेल होगा, राइट। तो जो मेल होती है उसमें क्या 2 X क्रोमोसोम होते हैं, और वहीं पे जो फीमेल मेल होता है, मेल, उसमें क्या एक X और एक Y क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है। द अनफर्टिलाइज्ड एग always has one X chromosome, but testes produce 2 types of sperms, one kind having a X chromosome and the other kind having a Y chromosome. When a sperm containing X chromosome fertilizes the egg, the zygote would have 2 X chromosome and develop into a female. But if the sperm containing Y chromosome fertilizes the egg, the zygote would develop into a male child, right? तो sperm में देखो 2 टाइप के स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं, जिसमें या तो X क्रोमोसोम होगा या Y क्रोमोसोम होगा। अगर जो एग है फीमेल का वो X वाले स्पर्म से फर्टिलाइज हुआ तो क्या होगा, 2 X हो जाएंगे मेल और फीमेल के, तो क्या फीमेल प्रोड्यूस होगी, राइट। और अगर जो फीमेल का एग है वो मेल के Y वाले स्पर्म से फर्टिलाइज हुआ तो क्या हो जाएगा, X और Y, मतलब बॉय होगा सेक्स, राइट। This clearly shows that it is the father who determines the sex of the unborn child and not the mother, as is the popular belief among Indian people, right? तो इससे हमें क्या समझ आया कि जो बेबी का सेक्स है, राइट, वो किससे डिटरमाइन होता है, मदर से नहीं बल्कि फादर से डिटरमाइन होता है, राइट। Now let's get to an information. In certain cases, sex determination is regarded by the environmental factors. In case of turtles, the incubation of eggs at high temperature results in female progeny, while the male progeny results from incubation at low temperature. However, in case of lizards, it's opposite, where incubation of egg at high temperature results in male progeny, while at low temperature it results in female progeny. तो किसी किसी केसेस में जो सेक्स डिटर्मिनेशन है वो कैसे एनवायरमेंटल फैक्टर से रेगुलेटेड होता है। तो टर्टल्स में क्या होता है, जब हाई टेम्परेचर होता है तो मतलब फीमेल प्रोजेनी बनती है, राइट। और वहीं पे अगर टेम्परेचर लो होता है तो मेल प्रोजेनी बनती है। इसका उल्टा कंप्लीटली किस में होता है, लिजार्ड्स में, राइट। नाउ लेट्स गेट टू एन इंफॉर्मेशन दैट यू मस्ट नो। यू मस्ट हैव सीन, notice like prenatal sex determination is an offense under law written in hospitals and nursing homes. Actually, the sex of a child is determined by the chromosomal presence in the cells. Before the birth of a baby, it can be determined the chromosomes present in its cell by testing cells of embryo present in mother's womb. The cells are obtained by withdrawing amniotic fluid with the help of special needle. There are some other methods of determining the sex of a fetus. For example, by ultrasonography, in which a sand picture of mother's abdomen is taken. Testing the mother's urine is another method of sex determination. Whatever be the method used, sex determination is strictly prohibited by law. It is a punishable act. This is because people often want to know the sex of their child before the birth, since they do not want daughters. When they get to know that the child to be born is a female, they try to kill the fetus. This is called feticide. Although it is a punishable act, but still it is practiced in many parts of India. Due to this, the female to male ratio in our country has fallen to 9,222 ratio to 1000, right? So basically, आपने सुना होगा प्रीनेटल सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में, ये एक ऑफेंस है अंडर द लॉ, राइट। तो इस केस में क्या होता है, जैसे बहुत सारे लोगों की टेंडेंसी होती है कि जो पहले डिलीवरी से पहले ही क्या आप सेक्स डिटरमाइन कर लो बच्चे का कि मेल है कि फीमेल है, राइट।
तो इसमें अलग अलग वेज होते हैं, जैसे कई बार जो इम्यूनिटिक फ्लूइड होता है उसको निकाल के आप चेक कर सकते हो, राइट। कई बार अल्ट्रासोनोग्राफी भी कराते हैं लोग, या फिर जो मदर का जो यूरिन होता है उससे भी पता चल सकता है। बट जो भी तरीके हों, ये जो चीज़ है, ये जो सेक्स डिटर्मिनेशन है, प्रीनेटल सेक्स डिटर्मिनेशन, इट इज़ कम्प्लीटली पनिशेबल एक्ट एंड इट इज़ प्रोहिबिटेड। फिर भी इंडिया में बहुत सारी जगह पे क्या ये चीज़ प्रैक्टिस होती है। दैट इज़ वाई दिस थिंग इज कॉल्ड फीटिसाइड, राइट। किलिंग ऑफ द fetus, right, in the womb is called feticides. Now let's move to the next topic, which is role of hormones in the life cycle of insects and frogs. The process by which insects and amphibians grow and change from an egg to an adult is called metamorphosis. Metamorphosis actually means change. There are two types of metamorphosis, right? So basically अब hormones का क्या role है life cycle में insects और frog की, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे जैसे एम्फीबियंस होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं जो मेटामॉर्फोसिस होते हैं, राइट। उनका एग टू अडल्ट फॉर्मेशन को बोलते हैं हम मेटामॉर्फोसिस। बेसिकली देर आर टू टाइप्स ऑफ मेटामॉर्फोसिस, वन इज कंप्लीट एंड अनदर इज इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज। सो फर्स्ट इज कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस. The silk moth and the butterfly undergo complete metamorphosis. In complete metamorphosis, an insect passes through 4 separate stages of growth: embryo, larva, pupa and adult. Okay? तो complete metamorphosis में क्या होता है, जैसे बटरफ्लाई के केस में होता है या सिल्क मोथ के केस में होता है, क्या वो पूरा साइकिल कंप्लीट करते हैं, राइट। जैसे एम्ब्रियो, लार्वा, प्यूपा एंड अडल्ट, राइट। बट अनदर इज इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस, ठीक है। The frog undergoes incomplete metamorphosis. In this, the pupa stage between the immature and the adult stage is missing. Metamorphosis takes place under the influence of hormone. In an insect, it is controlled by a number of insect hormones, and in frog, it is controlled by 2 hormones, thyroxine and prolactin. Iodine is essential for the formation of thyroxine. If there is a lack of iodine in the water where the tadpoles are growing, then the tadpoles will not be able to mature into the adults. Alright, तो incomplete metamorphosis में क्या होता है, जो immature, जो basically pupa वाली stage होती है, right, वो missing होती है, ठीक है। तो जो metamorphosis होता है वो काफ़ी सारे hormones के influence में होता है। जैसे insects में क्या होता है, कैसे controlled होता है, 2 hormones से, thyroxine and prolactin। जैसे कि अब जो thyroxine है, iodine बहुत essential है thyroxine की formation के लिए। तो अगर जिस वाटर में, राइट, अगर टैडपोल ग्रो हो रहा है और अगर वो वाटर आयोडीन डेफिशिएंट है, तो क्या होगा, टैडपोल जो है जो वो मेच्योर नहीं हो पाएंगे प्रॉपरली, किसमें, अडल्ट्स में। नाउ लेट्स मूव टू द हेल्थ इन एडोलेसेंस, राइट। इस एज में इतना ज़्यादा डेवलपमेंट होता है तो अपना हेल्थ का भी ध्यान बहुत रखना ज़रूरी है। सो न्यूट्रिशनल नीड्स ऑफ द एडोलेसेंस, व्हाट आर दीज? The physical and mental well-being of an individual is regarded as an individual's health. To keep the body healthy, every human being at any stage needs to have a balanced diet. The person must also observe personal hygiene and undertake adequate physical exercise. During adolescence, however, these become even more essential as body is growing. Right? तो मतलब physical और mental well-being कोई भी इंसान के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, right? और एक balanced diet भी बहुत important है। बट जब हम अपने एडोलेसेंस के एज में होते हैं तो रैपिड ग्रोथ होती है, बहुत सारे चेंजेस होते हैं, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी कीप ऑन चेक ऑन आवर डाइट, राइट। एज एडोलेसेंस इज अ स्टेज ऑफ रैपिड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, देयरफॉर द डाइट फॉर एन एडोलेसेंस हैज़ टू बी प्लान्ड केयरफुली. A balanced diet that has the right proportion of carbohydrate, protein, fats, minerals and vitamins is essential, right? तो हमारी बैलेंस डाइट में सब कुछ होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, fats, minerals, everything, right? A good vegetarian diet should consist of a right portion of rice or chapati, dal and vegetables. A good non-vegetarian diet should have right quantities of rice or chapati, meat and vegetables. Milk is a good source of calcium and protein and is considered a complete food in itself. Fruits are rich in minerals and vitamins and should be eaten in sufficient quantity. A rich fruit diet will prevent you from falling sick as they are protective foods. Nuts are rich source of proteins and fats, right? So basically आपको जो वेजिटेरियन डाइट है वो भी पूरा फुलफिलिंग होनी चाहिए, या फिर
नॉन वेजिटेरियन डाइट हो उसमें भी क्या सारे न्यूट्रिशंस होने चाहिए, राइट? तो जैसे कि फ्रूट्स होते हैं, फ्रूट्स आर ऑल्सो अ वेरी गुड एड ऑन टू आर डाइट. नट्स होते हैं, उसमें बहुत सारे क्या रिच सोर्सेज ऑफ प्रोटीन्स एंड फैट्स हैं. Teenagers are very fond of eating junk foods such as burger, pizzas, pastas, etc., which do not contain all the essential nutrients. However, they are rich in carbohydrates and fats. Consumption of junk food can make you obese and lead to many diseases. Right? But क्या होता है teenagers की क्या tendency होती है junk food खाने की, बट उसमें क्या होता है कोई भी essential nutrients नहीं होते. मोस्टली वो लोग क्या कार्बोहाइड्रेट्स और फैट से भरे हुए होते हैं. तो इसके बाद क्या होता है कि जब आपको प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेगा तो आप डिजीज भी कोई ना कोई हो सकती है. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट द पर्सनल हाइजीन. हाउ कैन वी कीप इट एंड व्हाई इट इज important? द प्रैक्टिस ऑफ कीपिंग yourself clean refers to personal hygiene. It includes adopting habits and practices that will help you stay healthy. In adolescence, due to increased hormonal activity, the sweat glands start sweating, secreting more sweat, which in turn cause body odor. Adolescents must bathe regularly and wear clean clothes. Girls should take care to maintain extra cleanliness during their menstruation cycle. They should keep the track of their menstruation cycle. If cleanliness is not maintained, there are chances of catching bacterial infection, right? तो जब हम एडोलेसेंस के स्टेज पे आते क्या होता है बहुत सारा हमें स्वेट भी होने लगता है, राइट? तो हमें क्या ध्यान रखना है कि हमारे कपड़े हम फ्रेश पहने रेगुलरली, रोज़ नहाएं. वैसे ही फीमेल्स के लिए भी ये लागू करता है और साथ ही साथ ड्यूरिंग देयर मेंस्ट्रुअल साइकिल दे हैव टू कीप मोर क्लीनिनेस, राइट? नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट पेज. नेक्स्ट कम्स द फिजिकल एक्सरसाइज. Physical exercise is any bodily activity that helps in maintaining physical fitness and overall health. It helps to build and maintain healthy bones, muscles, and joints. It controls the body weight, reduces fat, and helps in efficient functioning of heart and lungs. Walking, jogging, yoga, or playing outdoor games helps to keep the body fit, right? तो physical exercise भी हमारी daily life में बहुत important है, right? क्योंकि हमें ये कोई भी जैसे बॉडी वेट हमारा क्या फैट रिड्यूस करती है और हमें एफिशिएंटली फंक्शनिंग में हेल्प करती है, राइट? नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज थिंग्स टू अवॉइड ड्यूरिंग एडोलेसेंस, राइट? क्या क्या हमें अवॉइड करना चाहिए एडोलेसेंस के एज में? द फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी अमंग यंगस्टर्स ड्यूरिंग एडोलेसेंस इज कॉमन. Some adolescents seek relief in addictive drugs, which is never a solution to this natural situation. Always stay away from bad habits like smoking cigarettes, consuming alcohol, and using narcotic drugs. They can be fun to begin with, but in a long run, a person gets addicted to them and cannot live without them. They ruin the physical and mental health of the individual, right? तो इस सिचुएशन में क्या होता है कि जो यंगस्टर्स होते हैं, राइट, वो अपने आप को लेफ्ट आउट इनसिक्योर फील करने लगते हैं और दे सीक व्हाट सम काइंड ऑफ रिलीफ थ्रू ड्रग्स, सिगरेट्स एंड एल्कोहल, राइट? बट ये बिल्कुल भी कंज्यूम करना अच्छा नहीं होता, ना तो शुरुआती में और ना इनफैक्ट लॉन्गर रन में. दैट इज वाई you have to avoid these things, right? You must have heard about AIDS, acquired immunodeficiency syndrome, which is caused by dangerous HIV virus, human immunodeficiency virus. It can be transmitted by the following ways: using contaminated syringes, okay, unchecked blood transfusion, from an infected mother to a child during pregnancy, during unprotected sex with a person who is infected with the virus. Okay? तो हम डिजीज से बच सके इसीलिए हमें बहुत हेल्दी रहना ज़रूरी है. AIDS is a deadly disease for which there is no cure, so one should be precautionary to avoid this disease to stay healthy. Okay? Now there is one thing that you must know. Do you know what factors are considered before deciding the legal age to get married in India? The legal age to get married in India is 21 years for man and 18 years for a woman. These were decided on the fact that women and women come out of the adolescent phase and become adults at about 21 and 18 years of age respectively. However, the Prohibition of Child Marriage Amendment Bill 2021 has been introduced by the government and parliament in 2021.
It seeks to raise the legal age of marriage of women in the country to 21 years from 18 years, because early marriage can cause health issues and mental strain as they are not ready physically and emotionally for the big changes. It also interferes with the education of the curtails employment opportunities at a large later stage in their lives, right? So basically हमारे इंडिया में क्या है कि जो मैरिज करने की एज आपने सोचा है कभी कि वो किस बेसिस पे फिक्स की जाती है? तो जो लॉज बने हैं पहले क्या था, 21 ईयर्स एज मेन की और 18 ईयर्स वुमेन की मानी जाती है. इसके बाद वो लोग शादी करने के लिए क्या हो जाते हैं, लॉफुली कर सकते हैं. बट 2021 में एक बिल पास हुआ जो था चाइल्ड मैरिज बिल, राइट. उसमें बोला गया कि जो फीमेल्स की एज है वो 18 से बढ़ के 21 ईयर्स कर दी जानी चाहिए, राइट. क्योंकि वो ऐसा एज होती है जहाँ पे आप लेट्स से अगर आप मैरिज में एंटर कर रहे हो तो बहुत ही फिजिकली और इमोशनली एक बड़ा चेंज है जो आप उस समय यू आर नॉट एबल टू हैंडल इट, राइट. इसीलिए ये बिल आया. सो नाउ लेट्स गेट टू द अदर क्वेश्चंस. So you have to name the following, right? Now let's get to the next page. Let's go to the word finders now. Adolescence, a period of growth during which a child develops into an adult. Puberty, a period of transformation from a stage of reproductive immaturity to a stage of full reproductive capability. Adam's apple, a protruding part of the throat. Hormones, these are chemical substances which are secreted by the endocrine glands. Endocrine glands, ductless glands which secrete hormones directly into the blood. Exocrine glands, these glands have ducts and carry their secretion to the specific places in the body. Pituitary gland, an endocrine gland present in the brain which controls the functioning of many other glands. Testosterone, the male sex hormone produced by the testes. Menstruation, the monthly shedding of unfertilized egg along with thickened lining of the uterus from a female body. Menarche, the first menstrual flow that begins at puberty. Menopause, the first time that marks the end of the menstrual cycle. Chromosomes, the thread-like structures present in the nucleus of a cell. Metamorphosis, the process by which insects and amphibians grow and change from an egg to an adult. Now let's take a look on the following points. Adolescence brings puberty in children. In this period, body of girls and boys starts becoming capable for reproduction. Some of the changes which takes place at puberty are increase in height, change in body shape, change in voice, development of sex organ, etc. Secondary sexual characteristics are developed during puberty which helps to distinguish from boys from girls. Some of them are development of beard and moustache, broadening of shoulders and chest in males, while development of breast, broadening of hips in females. The secondary sexual characteristics are brought about at puberty in men by the male hormone testosterone and the female hormone estrogen in women. Human endocrine system is consisted of different kinds of glands such as pituitary glands, thyroid gland, parathyroid gland, adrenal gland and pancreas, etc. which secretes hormones. In females, reproduction phase starts by the onset of menstrual cycle, while in males, it starts when the testes starts producing sperms. The sex of an unborn child is determined by the help of sex chromosome present in the zygote. The zygote with the XX chromosome develops into female, while the zygote with XY chromosome develop into male. The metamorphosis in insects and frogs is also controlled by the hormones. The physical and mental health of adolescents can be maintained by taking a balanced diet, keeping good personal hygiene and exercising regularly. Acquired immunodeficiency syndrome is caused by the human immunodeficiency virus HIV. It is transmitted by unprotected sex through contaminated syringe, blood transfusion and from infected pregnant mother to a child, right? I hope ये chapter आपको समझ आया होगा. So based on your understanding, you have to do the following exercise in your homework.